channel towards our preparation towards the EPFO 2023 coming examination. हमने ये decide किया है that we will go with the Marksman objective book. Next, in the modern history, we have a topic that the impact of British rule in Indian economy. आज उससे रिलेटेड हम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और these questions are asked by previous examinations, so it is important for us to do with this. Now the very first question it say that the very first question is asking about that there was no independent development of industries. There is no independent development of industry in India during British rule because of the, ये कह रहा है absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of the rich to invest in land. थोड़े से बैकग्राउंड में हम चलेंगे, we will see that कि क्या सच में ऐसा कुछ था. absence of heavy industry, बिल्कुल ये सही तो है बट इस क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं है. स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, हाँ बिल्कुल सही है, उस टाइम फॉरेन कैपिटल की कमी थी, बट स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हो सकते क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं हो सकती है, चाहे वो मैन पावर हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो. यहाँ पे प्रेफरेंस टू रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड. प्रेफरेंस का मतलब हुआ कि जो रिच लोग थे उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही समझा rather than इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज. थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इसका क्या है. तो जब ब्रिटिश ने अपना यहाँ पे एक पावर कंट्रोल बनाया, जब वो पावर कंटेंडर बन गए, यहाँ पे पावर इंपीरियल पावर बन गए, तो उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किए चेंजेस इकोनॉमी में. क्या थे वो इकोनॉमी चेंजेस? फर्स्ट था उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आया. लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज डीलिंग विद द टैक्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द लैंड. सेकेंड पॉइंट वाज द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि वो एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कर दिए. एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज करने का मतलब उन्होंने कैश क्रॉप्स जैसे कि जूट, कॉटन, इन सब को प्रमोट किया, जिसका पर्पस ये था कि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाए. ब्रिटेन में हो रहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को एक फीडर कंट्री की तरह यहाँ पे डेवलप किया. एक अदर पार्ट इसका कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर का था that they have developed the tea and coffee industries in India. 1839 में आसाम 1839 was the first time when Assam Tea Company was established with a monetary capital of 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. ऐसा नहीं है कि हम एग्रीकल्चरल में कॉमर्शियलाइजेशन या कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती नहीं किया करते थे, हम किया करते थे, बट दैट वाज ऑन द लिमिटेड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स. जो ऐसे राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, ये हमें खाने के लिए जरूरी होता था, बट जब कमर्शियलाइजेशन हुआ तो इट वाज वेरी पेनफुल फॉर इंडियन एग्रीकल्चर दैट वी वेर रनिंग शॉर्ट ऑफ द फूड्स. और इसके बाद आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी फेमाइन्स एंड देयर वर सो मेनी फेमाइन कमीशंस, जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द एग्रीकल्चर सिस्टम अप्लाइड इन इंडिया. फूड स्टफ्स प्रॉब्लम हो गए, और इस जब फेमाइन्स होते हैं तो प्रोटेस्ट भी यहाँ पे होता है. सेकेंड क्वेश्चन कहता है हु इंट्रोड्यूस द इस्तेमारी सेटलमेंट. फर्स्ट इज वेलेजली, सेकेंड इज वारेन हेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन. इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793. बेसिकली इस्तेमारी इज द अदर नेम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. थोड़ा देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है. हमने देखा कि देयर वाज अ इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडियन सबकंटिनेंट में उन्होंने लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया, और उसमें से सबसे पहला जो लैंड रेवेन्यू स्टार्ट हुआ था दैट वाज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार, बंगाल, ओडिशा, वाराणसी and some parts of the UP. It was around 19% of the total British land. इसका दूसरे नाम्स भी थे, इस्तामरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी. अब इनको इंट्रोड्यूस करने का दो पर्पस था. दो पर्पस ये था कि एक पेरिनियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए था ब्रिटेन को अपने इंटरनल वार्स एक्सपेंशन को फंड करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फंडिंग के लिए, और दूसरा इनको एक सोशल सपोर्ट चाहिए था. और सोशल सपोर्ट उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक लैंड रेवेन्यू जो सेटलमेंट है वो जमींदारों के साथ कर लेते हैं.
जमींदारों के जब साथ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया तो उन्होंने कहा कि 10/11 पार्ट ऑफ द रेंट आप कंपनी को दोगे और 1/11 पार्ट ऑफ द रेंट आप अपने पास रखोगे। एंड दिस इज व्हाट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा जमींदारों को कुछ राइट्स भी दिए गए। दिस वाज कॉल्ड हेरिडेटरी राइट्स। हेरिडेटरी राइट्स मेant that if you are paying taxes on time you can transfer your land to your kith and kins। इसके अलावा इसमें परमानेंट सेटलमेंट में ये इंश्योर किया गया कि आप जस्ट एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करेंगे सो दैट कि मोर एंड मोर लैंड्स आर more and are brought under the permanent settlement system। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब होता है दैट द स्पेशल प्रिविलेज ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स ऑन इंडिया। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द, हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट हमने जमींदारों के साथ किया था और कितना 1/11 will be kept with the zamindars and 10/11 will be with the government, British government। Next question says that which Governor General introduced the permanent land revenue system in the India? Permanent land revenue system, Bihar, Bengal, Orissa and Varanasi, 1793, Lord Cornwallis। Permanent settlement of the Lord Cornwallis was introduced in the year 1793। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। That the tendency for the increased litigation was visible। Increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 7। The reason for this is normally traced to the which of the following? Making जमींदार्स position stronger vis-a-vis रायत। ये करेक्ट है but not as an option। परमानेंट सेटलमेंट से ऑफ कोर्स जमींदार बिकेम्स अ रेंट एक्सट्रैक्टिंग सोशल क्लास। विलेज में डिवीजन हो गया, एक जो जमींदार और उनके लोग जो टैक्स कलेक्ट करते थे और दूसरा रैयत्स वेयर द फार्मर्स हु वेयर पेइंग द टैक्सेस। दूसरा कहता है कि मेकिंग ईस्ट कंपनी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार। ये भी सही है पॉइंट्स बट नॉट फॉर दिस क्वेश्चंस। एंड द मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशिएंट। जुडिशियल सिस्टम इफिशियंसी की बात कर रहा है तो उस टाइम में जुडिशियल सिस्टम इतना इफिशिएंट तो नहीं था कि दैट दे विल लिसन द पॉइंट ऑफ द रैयत्स। बेसिकली जो इंक्रीज हुए थे जो केसेस और जो लिटिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इट वाज फ्रॉम द जमींदार्स इटसेल्फ। जमींदार्स को जब जमीन उनसे ले लिया जाता था, एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट में एक क्लाउज था, दैट वाज क्लाउज इज कॉल्ड सनसेट क्लाउज। इस सनसेट क्लाउज के तहत अगर एक स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड अमाउंट आप जमा नहीं करते हैं तो लैंड विल बी टेकन फ्रॉम द यू। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट देयर वेयर सो मेनी केसेस वेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Under the permanent settlement of 1793, the zamindars were required to issue pattas to the farmer, which were not issued by many of the zamindars। इसका एक रीजन, पट्टा का मतलब ये होता है कि जमींदारों को किसानों और रैयत को एक पट्टा देना होता था। पट्टा में उसमें लिखा होता था कि यू हैव टू पे सो सच टैक्सेस, सो द अमाउंट ऑफ टैक्सेस बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। बट द प्रॉब्लम वाज देयर वाज नो ऑफिशियल चेक्स अपॉन द जमींदार्स एंड जमींदार्स बिकेम द होल एंड सोल डिसाइडर कि आपको टैक्स कितना देना है। एंड फॉर दैट दे यूज्ड सो मेनी ऑफ मेथड्स टू एक्सप्लॉइट द पुअर फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिहार। क्वेश्चन है बीपीएससी प्री 2008 का। दैट द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड। जमींदारों को उनके ओनरशिप ऑफ लैंड से हटा दिया गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। दैट जमींदार्स वेयर सम सॉर्ट ऑफ ओनरशिप उनके पास थी सो दैट दे वेर एक्सट्रैक्टिंग द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार। ये भी सही था, ठीक है, बट ये पॉइंट इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। एंड द एक्चुअल आंसर इज द लैंड रेवेन्यू वाज कंस्टिट्यूशनलाइज्ड मतलब संवैधानिक रूप से पीपल हैड ऑब्लिगेशन टू पे टैक्सेस। ये दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन
which year the rights of the tenants of the land in Bengal and Bihar were given to Bengal Tenancy Act? I think it is 1885. During 1885, the rights of tenants on the land Bengal and Bihar was given to the Bengal Tenancy Acts. This question is saying that Sir Thomas Munro is associated with the land revenue settlement. किस लैंड रेवेन्यू से? तो थॉमस मुनरो जो थे 1822 टू 1827 तक मद्रास प्रोविंस में रहे. अभी हम देखेंगे कि इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम देयर वाज अ रैयतवारी सेटलमेंट. रैयतवारी सेटलमेंट में द एग्रीमेंट वाज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द रैयट्स. और ये किसने किया था? थॉमस मुनरो एंड कैप्टन कैप्सन लिखा हुआ है, बट इट इज कैप्टन रीड. और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बारामहल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और विच वाज लेटर अप्लाइड टू द मद्रास पार्ट ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम एंड कुर्ग. एंड द maximum you can say the 50% of British land, 50% of British land was under the Rayatwari settlement. इसमें there was no zamindari class, there was directly a settlement with the Rayats and the establishment of agricultural land. The problem with this Rayatwari system that the rent was very high, around 50%. कहीं कहीं 50% का भी हमें मिलता है that evidence कि ये 50% written evidence that 50% taxes were paid by the rayats. Who started Rayatwari settlement? ये आपने देखा कि Thomas Munro during 1820 he started Rayatwari settlement in the south and west of India. The Rayatwari settlement was introduced by British in the Madras and Bombay presidency. The British system Rayatwari land revenue collection was prevent. ये क्वेश्चन साउथ इंडिया से स्टार्ट होता है, बट अगर कहीं ऑप्शन ई रहे और सी और डी रहे तो ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी प्लस टी दोनों होगा. फर्स्ट टी कंपनी की स्थापना की बात करता है तो इट वाज द 1839 दैट वी हैड द आसाम टी कंपनी, जो 5 लाख रुपए के कैपिटल से बनाया गया था, और ये इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. Who is the exponent of theory of economic drain of India during the British rule? कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जस्ट एक सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट और था जिसको हम बोलते हैं महलवारी सेटलमेंट. महलवारी में जैसे विलेज पंचायत के साथ इन्होंने सेटलमेंट किया, एंड इट वाज अप्लाइड इन द उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब, एंड इट वाज अराउंड द 30% ऑफ द लैंड ऑफ द ब्रिटिश ऑफ इंडिया. अब ये आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द 19th century लास्ट डिकेड ऑफ 19th century एंड द इनिशियल 20th century, दादा भाई नौरोजी ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को डेवलप किया. ड्रेन ऑफ थ्योरी डेवलप में उन्होंने ये माना कि दैट द रीजन ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया इज इन द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज रियली नथिंग कंसर्न अबाउट द इंडिया. उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया दैट देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंडियन wealth and products towards the England, but in return India did not get enough economic, commercial और physical profits. उन्होंने बोला कि हमारे पैसे हैं और हमारे पार्ट ऑफ नेशनल इनकम को इंडिया से बाहर भेजा जाता है और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता. that can be used for the development of India. उन्होंने एक बुक लिखी, बहुत फेमस बुक है, that is called the Poverty and the Un-British Rule in India. एंड इसको उन्होंने 1901 में इविल्स ऑफ ऑल इविल्स बोला. किसको बोला? द ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट को बोला. उन्होंने बोला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स है, उसको बोला कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ होम चार्जेस. होम चार्जेस क्या थे? तो होम चार्जेस वेयर दैट द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, होम चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन इंडियन पब्लिक डेब्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन रेलवे, कॉस्ट ऑफ मिलिट्री एंड अदर इक्विपमेंट्स गिवन टू इंडिया, सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज, इन सब के लिए जो पैसे भारत से बाहर निकल रहे हैं वो सब होम चार्जेस थे. थोड़ा डिटेल में आप देखेंगे तो ये when the दादा भाई नौरोजी केम विद द ड्रेन कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा कि द होम चार्जेस इंक्लूड्स द इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेब्ट, जो कर्ज ब्रिटिश सरकार ने लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रही है वो हमारे पैसे से दे रही है, बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है. दे आर सर्विंग देयर ओन पर्पस. उसके अलावा उन्होंने बोला जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो यहाँ काम करके गए हैं उनके पेंशन हमारे पैसे से दिए जा रहे हैं.
उसके अलावा उन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोन ले रखी है उसके डिविडेंड्स हमारे पैसे से जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना अब देखो कि 1858 के बाद किया गया था। उसके अलावा चार्जेस फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, स्टोर्स, गारंटेड रेलवे। गारंटेड रेलवे का मतलब है कि रेलवे वाज सम सॉर्ट ऑफ ए जस्ट इन्वेस्टमेंट। जब ब्रिटिश कैपिटल वहां पे बढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, दे स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और वहां पे उन्हें मिलता है कि इंडिया में क्यों ना हम रेलवे को प्रमोट करते हैं, रेलवे को स्टार्ट करते हैं। 1853 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि डेवलपमेंट होता है रेलवे का, और इस पे जो पैसे लगाए जाते हैं उस पे एनुअली 5%, आई थिंक दैट वाज वेरी मच हाई ड्यूरिंग दैट टाइम, 5% का एनुअल रिटर्न दिया जाता था। उसके अलावा रिमिटेंस टू इंग्लैंड बाय यूरोपियंस टू देयर फैमिली, ये भी चार्जेस थे, होम चार्जेस थे। रिमिटेंस टू द परचेज ऑफ ब्रिटिश गुड्स फॉर कंजप्शन ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉय इन इंडिया। अब ब्रिटिश के लोग थे लेकिन जूते थे वो ब्रिटिश वाले पहनेंगे, कपड़े ब्रिटिश वाले पहनेंगे। एंड उसके अलावा एक कंपोनेंट और था, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल्स वेयर अनदर सोर्स ऑफ ड्रेन। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया बहुत से अलग अलग नेशनलिस्टों ने। उसमें से एक फेमस नाम आएगा आपका रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त ने भी बोला कि हाँ ये बिल्कुल सही है। रोमेश चंद्र की जो बुक थी उसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एमजी राणा डे, महागोविंद राणा डे ने भी इसको सपोर्ट किया। और आप देखोगे कि कलकत्ता सेशन में 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि यस दिस इज ट्रू, यू आर ट्रू, ये हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। Now the questions was asking that the who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादा भाई नौरोजी। आप देखोगे कि सर सैयद अहमद खान ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन ये ब्रिटिश के सपोर्टर बन जाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक अ ड्रेन थ्योरी। Who authored the book Poverty and the Un-British Rule? Poverty and Un-British Rule बार बार आपसे पूछा गया, it was दादा भाई नौरोजी। Who considered the British economic policies disgusting in India? See, अब जब इतनी बड़ी पॉलिसी के बारे में बात कर दी, इतनी बड़े कुछ बात कर दिया, तो अदर जो स्कॉलर थे विश्व के उन्होंने भी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। कार्ल मार्क्स वाज आल्सो वेरी क्रिटिकल टू द ड्रेन थ्योरी। उन्होंने कहा कि यस इट इज ट्रू, योर ideology is absolutely correct and this is what the capitalist society is exploiting the people. Which one of the following statement correctly define the term drain theory as propounded by the Dada Bhai Naoroji? It's a very basic questions, but it is asked in ISPRI 1993 that the resources of the country were being utilized in the interest of Britain, that a part of Indian national wealth of total annual product was being exported to British, for which India got no material returns, that the British industrials were given an opportunity to invest in India under the protection of imperial power, that the British goods were being imported to the country. ये सब सही है, but the crux is said that the part of national product wealth or total annual product was being exported to Britain, for which India was got no material returns. With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of the wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? Fund used to support the Indian office, या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था लंदन में था उसे सपोर्ट करने के लिए ये फंड सपोर्ट किया जाता था। फंड यूज्ड टू पे सैलरीज पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया, यस बिल्कुल सही था। फंड यूज्ड फॉर वेजिंग वार्स आउटसाइड इंडिया, सी आउटसाइड इंडिया में इट वाज डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया जब बोला है तो ये नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आर्मी के एक्सपेंसेस तो थे चार्जेस, होम चार्जेस के कंपोनेंट, बट फॉर आउटसाइड इंडिया इट वाज नॉट। क्वेश्चन सेज which of the following were economic critic of the colonialism in India? आप देखोगे कि ये दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आरसी दत्त, ये सारे के सारे इसके वो हैं दैट क्रिटिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश के। कंसिडर द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इफेक्टिव, जब मोस्ट इफेक्टिव की बात आता है तो यू जस्ट ब्लाइंडली गो विद द एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश
and only one should be the answer. ये इसको देखना भी नहीं है. Ancient Indian text to restore the self confidence. Yes, he was a social reformer, but that is not, he was not the only exclusive social reformer. और भी थे वहाँ पे social reformer, और ये most effective की बात कर रहा है. Stress the need for the eradication of all the social evils. M.G. Rana Dev यही बात कर रहे थे. तो he was not the exclusive who was talking about the that removal of social evils and development of modern mindset. Consider the following statement and select the correct answer from the quote given below the statement. Generally, India had a favorable balance of trade during the British rule. The drain of wealth took the form of unrequired export. Yes, ये दोनों सही है, but balance of trade को समझना होगा. Balance of trade means when a country export or import with the other or rest part of the world, it is called the balance of payment. Balance of payment इकोनॉमिक का कंसेप्ट है. बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ सर्विसेज. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, उसमें आप देखोगे कि ट्रेड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो आइदर इन गुड्स और सर्विसेज, it is in your favor. It means you were exporting more. Export is more than the import. Yes, that was during the time that we were exporting more. But जो import कर रहे थे, that was nothing much beneficial for India. It was only for consumption purpose. And the drain of wealth took the form of unrequired export. Yes, this is the correct answer. The last question says that with reference to the Rayatwari settlement, consider the following settlement. The rent was paid directly by the peasant to the government. The government gave pattas to the right. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में ये पट्टा देने का अधिकार किसको था? जमींदार को था. और यहाँ पे ये रैयतवारी की बात कर रहा है, तो रैयतवारी में हमने डायरेक्ट रैयत के साथ सेटलमेंट किया था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट देगी. एंड द लैंड्स वर सर्वेड एंड असिस्ट बिफोर बीइंग टैक्स्ड. यस, इट इज करेक्ट, ऐसा हो रहा था. दिस वाज द करेक्ट. ये सब कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस खत्म होने के बाद एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट से दैट द व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी. इसमें क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं. 67th मेंस में भी ये क्वेश्चन था विच आई अपीयर्ड रिसेंटली. इट सेज दैट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट्स उन्होंने किया. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. यस, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो बेसिकली हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी, इट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एट दैट लेवल विच, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ब्रिटेन में हुआ, वहां से प्रोड्यूस होकर आ रहे थे. द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, क्वालिटी तो फिर भी कह सकते हैं बट क्वांटिटी तो बहुत कम थी. और जब यहाँ पे इन्फ्लक्स होता है ब्रिटिश इंपोर्ट्स का, तो दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. उसके अलावा एक कोर्ट कल्चर मतलब जो राजा महाराजा थे उनके लिए ये था कि दे प्रोमोटेड टेक्सटाइल या हैंडमेड थिंग्स, बट कोर्ट कल्चर खत्म होने के बाद ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन में that you can say that contributed, that a school of thought एक कहता है कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, they also don't look beyond the India कि हम कहाँ पे नए मार्केट को ढूंढे, कुछ नए क्वालिटीज या कुछ नए स्पेशलाइजेशन को लेके आए. तो फॉर दिस रीजन दैट ऑल्सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ. ठीक है. मॉडर्न इंडियन जो आए तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश कपड़े और इंग्लिश जूते पहनना वाज द हॉलमार्क ऑफ द इनलाइटनमेंट. ठीक है, वो कॉपी करने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कल्चर. सो इस कारण अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ. इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ से लोग कहाँ गए? दे वेंट टू द रूरल एरिया. अब गाँव में गए, वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा था, बट एग्रीकल्चर वाज ऑलरेडी ऑन द स्ट्रेस. वहां पे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो रहा था. ये लोग यहाँ से जब रूरलाइजेशन में गए तो इन्होंने जाके एग्रीकल्चर में परसेंटेज या पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड. और जब वहां के लोग बढ़ गए तो आप देखोगे कि इस प्लेट्स में जहां पहले 5 लोग खाते थे, अब वो 10 लोग खाने लगे, तो ऑब्वियसली उनका जो पर कैपिटा इनकम है दैट विल बी डिक्लाइन. एंड दैट इज व्हाट हैपन. और इसके बाद आप देखोगे कि लॉस टू फार्मर्स होता है. लॉस टू फार्मर्स इन द इनकम लॉस टू द फार्मर्स. कर्ज बढ़ता है बिकॉज दे हैव टू पे टैक्सेस एट दैट
थ्रू द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पॉवर्टी इंक्रीज होती है, importance to cash crops, food shortage, and you can just go ahead with the famines. और एक पॉलिसी ये थी दैट इनफ्लो ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल इन द इंडिया, डिस्करेजमेंट टू इंडियन कैपिटलिस्ट। तो आप देखोगे कि पहला जो टिस्को वगैरह है वो ड्यूरिंग 1907, अच्छी इंडस्ट्रीज जो हैवी इंडस्ट्री जो है कैपिटल इंडस्ट्रीज वो 1900 के बाद ही स्टार्ट हुए, और वो भी काफ़ी स्लो रहा। कुछ एरिया जो थे वो डेवलप हुए, मुंबई सूरत, और बाकी जगह पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक फैक्टर और है जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी में रही कि दे स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डेवलपमेंट किया, बट people think that railway is somehow contributed to the political integration. That's correct, but it increased the rate of exploitation. कैसे? Because इन्होंने उन एरियाज को जोड़ा जिनसे उनको मार्केट से एक्सेस हो। लाइक साउथ इंडिया में उन्होंने जो भी बनाया, सी कोस्ट था, इधर यहाँ पे ऑलरेडी था, तो वैसे जगह से, या नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे वैसे जगह से रेलवे को जोड़ा जहां से वो एक्सप्लॉइट कर सके रॉ मटेरियल, एंड इट कैन सेंड थ्रू द वॉइस टू द होम कंट्री। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स को उन्होंने जोड़ा ही नहीं। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद द रेलवे। विद दिस यू हैव कंप्लीटेड द 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द Indian economic impact of the British rule in India, and these were the important questions. Some concepts has been given to you. Continue with this series. EPFO एग्जाम में हम मार्क्समैन के बुक को खत्म कर देंगे, तब तक के लिए इसे रिवाइज करें। हम अगली वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।